नमस्कार स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने क्लासिकल इकोनॉमिक्स का सामान्य परिचय देखा था और इस वीडियो में हम समझेंगे प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र की मान्यताएं या बेसिक वैल्यूज़ ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिक्स। मतलब क्लासिकल अर्थशास्त्र किन मान्यताओं या किन बेसिक मूल्यों पर आधारित है। तो देखिए, पहली जो मैं विशेषता ले रहा हूँ, बिना स्फीति के पूर्ण रोजगार। यानी क्लासिकल इकोनॉमिक्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में सदैव पूर्ण रोजगार की स्थिति पाई जाती है। यहाँ बिना स्फीति की का मतलब है कि कीमतों में बिना कोई परिवर्तन हुए जितना उत्पादन होता है, जब उतनी ही मांग उत्पन्न होती जाएगी तो कीमतों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा और अर्थव्यवस्था सदैव पूर्ण रोजगार पर बनी रहती है। तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने पहली मान्यता ली कि अर्थव्यवस्था में सदैव पूर्ण रोजगार पाया जाता है और बेरोजगारी नाम की कोई समस्या नहीं होती। दूसरी जो इसकी मान्यता है कि बिना विदेशी व्यापार के मुक्त बाजार व्यवस्था, मतलब विदेशों से कोई लेन देन नहीं हो, मतलब एक क्लोज इकोनॉमी हम कह सकते हैं कि क्लासिकल शास्त्र का दूसरा जो मान्यता उन्होंने लेके चलते हैं, फ्री इकोनॉमी विद क्लोज्ड इकोनॉमी। बंद यानी मुक्त हस्तक्षेप वाली बंद अर्थव्यवस्था, यानी जिसके न कोई आयात होता हो न कोई निर्यात होता हो। क्योंकि जब आयात और निर्यात को हम लेते हैं तो कई बार बाहर से बहुत सारा वस्तुएं हमारे देश में आयात के रूप में आएंगी, हमारे देश में किसी का स्टॉक बढ़ सकता है, तो उत्पादन से जितनी मांग है उससे ज़्यादा पूर्ति हो जाएगी तो बेरोजगारी की स्थिति आ सकती है। और यदि हम किसी चीज़ का निर्यात करते हैं तो कोई चीज़ हमारे देश में शॉर्ट हो सकती है, इसलिए ये हमारी इकोनॉमी को डिस्टर्ब कर सकती है। इसलिए क्लासिकल अर्थशास्त्र ये मानकर चलता है कि न अर्थव्यवस्था से बाहर कोई आयात किया जाएगा न ही निर्यात किया जाए। यदि आयात और निर्यात नहीं किया जाए और अर्थव्यवस्था को फ्री छोड़ दिया जाए, सरकार का कोई इंटरफेरेंस न हो, तो अर्थव्यवस्था सदैव पूर्ण रोजगार पर बनी रह सकती है। अगला है स्वचालित स्वतंत्र कीमत संयंत्र, ऑटोनॉमस प्राइस मैकेनिज्म सिस्टम। यदि किसी इकोनॉमी में है, इसका मतलब है कि सभी प्रकार की कीमतों का निर्धारण जो है मांग और पूर्ति की सापेक्षित शक्तियों से किया जाता है, न कि सरकार के द्वारा। जब सरकार किसी प्रकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं करती और स्वतंत्र कीमत संयंत्र जो है ऑटोनॉमस रूप से अपना काम करता है, तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती और अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की समस्या का समाधान स्वतः हो जाता है। अगला है श्रम बाजार व वस्तु बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता। तो यहाँ क्लासिकल इकोनॉमिक्स पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता को लेकर ही चलता है। जब फुल कंपटीशन होगा, हर कार्य डिमांड और सप्लाई की जो रिलेटिव फोर्स हैं उसके द्वारा किया जाएगा, तो किसी प्रकार की बेरोजगारी नहीं आ सकती। अगला लिया गया है श्रम समरूप होनी चाहिए। यानी इसका मतलब है कि श्रम की जो यूनिट्स हैं वो होमोजीनियस होनी चाहिए। जितनी श्रम है, हर श्रम की शक्ति उतनी होनी चाहिए, किसी में किसी प्रकार का कोई कमी या अधिकता न हो। श्रम जो है, श्रम की हर इकाई समरूप हो। फिर अगला बहुत महत्वपूर्ण है मजदूरी व कीमत में लोचहीनता। ये ही सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानी गई है क्लासिकल इकोनॉमिक्स की। क्लासिकल इकोनॉमिक्स कहता है कि इकोनॉमी में कभी बेरोजगारी नहीं आती। यदि क्षणिक बेरोजगारी आती भी है, यानी कुछ समय के लिए बेरोजगारी आती है, तो हम मजदूरी को कम करके, यानी वेजेस कट पॉलिसी हम कहें कि मजदूरों की मजदूरी यदि हम कम कर देंगे तो मजदूरों की मांग बढ़ जाएगी और जो बेरोजगारी फैली है वापस जो है मजदूरों की मांग बढ़ने से वो रोजगार में लग जाएंगे। या फिर कीमत में परिवर्तन करके भी हम जो है बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं। जैसे हम कहें किसी चीज़ की वस्तु कीमत बढ़ गई तो उसकी जब कीमत को कम करेंगे तो उस कीमत की जब मांग बढ़ जाएगी, जब उसकी मांग बढ़ेगी तो उसका प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो अपने आप उसमें लगे हुए मजदूरों को और लगाना पड़ेगा और हम वापस जो है रोजगार की तरफ बढ़ जाएंगे। तो एक तरह से बेरोजगारी को दूर करने का उपाय उन्होंने मजदूरी और कीमत में लोचशीलता को माना है। फिर आता है मुद्रा की तटस्थता। अब देखिए, न्यूट्रलिटी ऑफ मनी।
मुद्रा को तटस्थ माना गया है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र में कहा गया है कि मुद्रा केवल विनिमय का कार्य करती है, मुद्रा को बचा कर रखना बेकार है, इसलिए सारी की सारी मुद्रा विनिमय में या एक्सचेंज में खर्च कर दी जाती है। जब सारी की सारी मुद्रा खर्च कर दी जाएगी तो जितनी हमने आय अर्जित की है उस सारी आय को जब खर्च करेंगे सभी लोग, तो जितना उत्पादन हुआ है उसके बराबर उसकी मांग उत्पन्न हो जाएगी। मांग और पूर्ति में जो डिफरेंस है, जो अंतराल पैदा होता है, उसका मुख्य कारण सेविंग या बचत है, जो आगे किन्स ने बताया है कि बचत ही मंदी लेके आती है, बचत ही मांग और पूर्ति में जो है एक अंतराल पैदा करती है। तो इसलिए प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री ये मानकर चलते हैं कि मुद्रा विनिमय का कार्य करती है, सारी मुद्रा को खर्च कर दिया जाता है, कुछ भी सेविंग नहीं की जाती, तो स्वतः ही जो है जितनी पूर्ति है उसके बराबर मांग बनी रहेगी। अगला है नो ओवर प्रोडक्शन। अति उत्पादन नहीं होगा, संभव ही नहीं है, क्योंकि जब पूर्ति 100 अपनी मांग उत्पन्न कर लेती है, जितनी पूर्ति होगी उतनी ही उसकी जब मांग होगी, तो ओवर प्रोडक्शन नाम की कोई समस्या नहीं होगी। फिर है वास्तविक मजदूरी व मौद्रिक मजदूरी में सीधा व समानुपातिक संबंध पाया जाता है। जितनी वास्तविक मजदूरी है और उसके अनुपात में 2 मौद्रिक मजदूरी है, दोनों का अनुपात सदैव समान बना रहता है, इसमें किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं आता। यदि वास्तविक मजदूरी बढ़ती है तो उसी अनुपात में ही मौद्रिक मजदूरी भी बढ़ जाती है। उसके बाद लिया गया है कि मुद्रा की मात्रा दी गई है, यानी मुद्रा की मात्रा दी गई का तात्पर्य है कि इकोनॉमी में जितनी मुद्रा है वो उतनी ही रहती है, उसको कम ज़्यादा नहीं किया जा सकता। यदि उसमें अंदर ये सेंट्रल बैंक ही उसको जो है कम या ज़्यादा कर तो सकता है, लेकिन जो मुद्रा है वो एक बार उतनी ही रखी जाती है, मुद्रा में किसी प्रकार का चेंजेस नहीं किया जाता। नेक्स्ट है अन्य बातें स्थिर रहें, कुछ अदर चीज़ों को भी कांस्टेंट माना गया मुद्रा की मांग। जब मुद्रा की क्वांटिटी उतनी है तो मुद्रा की मांग यदि स्थिर रहेगी, पूंजी स्टॉक कांस्टेंट रहे, प्रौद्योगिकी में कोई चेंज नहीं आएगा। मान लेते टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया, उतने ही रोज़गार में साधन लगे हुए हैं, लेबर उतनी ही है, लेकिन टेक्नोलॉजी बढ़ गई तो उत्पादन बढ़ जाएगा। उत्पादन बढ़ जाएगा तो फिर उत्पादन तो ज़्यादा हो गया, मांग पहले जितनी है, तो मांग और पूर्ति में क्या आ जाएगा, अंतराल आ जाएगा। इसलिए प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन है, लोगों की मनोवृत्ति में कोई चेंज ना आए, मतलब लोगों की पसंद बढ़ जाए या लोगों की पसंद किसी चीज़ को कम हो जाए। लोगों के अंदर जो मनोवृत्ति है, जो उनके इंटरेस्ट हैं, जो उनकी जो पसंदगी है, वो पसंदगी अधिमान उनके जो हैं, यदि वो किसी चीज़ को लेकर कम हो जाए तो उत्पादन या उसकी पूर्ति की अपेक्षा उस वस्तु की मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए यहाँ लोगों की मनोवृत्ति को कांस्टेंट मान के चला गया है। बचत व निवेश को भी कांस्टेंट माना गया है, जितनी सेविंग है, जितना निवेश है, वो हमेशा उसी स्तर पे बने रहे, उसमें कोई चेंजेज ना आए। सेविंग एकदम से बढ़ गई तो सेविंग बढ़ेगी तो मांग जो है कम हो जाएगी, क्योंकि लोग अपने कंजप्शन में से सेव करके जो अपनी आय है उसका जब सेविंग को बढ़ाएंगे तो उनको भोग कम करना पड़ेगा, भोग मांग को घटाना पड़ेगा। तो एक तरह से भोग मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब भोग मांग कम हो जाएगी तो फिर मांग और पूर्ति में अंतराल पैदा हो जाएगा। इसलिए ये कुछ मान्यताएं ली गई हैं क्लासिकल इकोनॉमिक्स की के अंतर्गत। इन्हीं मान्यताओं को आधार पर हम आगे अगली वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार क्लासिकल मॉडल का निर्धारण होता है, किस प्रकार से जो है क्लासिकल इकोनॉमिक्स में हम कहें कि वास्तविक क्षेत्र व मौद्रिक क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है और संपूर्ण अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है, इनके जो मॉडल्स हैं उसको हम अगली वीडियो में समझेंगे। धन्यवाद।